हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस टॉपिक में रेस्पिरेशन के अंतर्गत ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझेंगे, है ना। इसके पहले हम लोग पिछले क्लास में रेस्पिरेशन के कुछ बेसिक चीज़ों को समझे थे कि रेस्पिरेशन में क्या चीज़ें ब्रेक होती हैं, फूड से कैसे एनर्जी निकलता है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा था या समझा था कि कैसे अलग अलग हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका ब्रीथिंग रेट कैसे डिफरेंट होता है, जैसे कि एक्वेटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब यहाँ पर हम लोग हमारा बेसिक या बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। ये डायग्राम एक रफ डायग्राम है, उतना अच्छा डायग्राम नहीं है। आप अच्छे से इसको बनाने का प्रैक्टिस कर लें और इसको लेवल करने का प्रैक्टिस कर लें कि कहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है, क्योंकि ये अक्सर आता रहता है बोर्ड एग्जाम्स में कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको या तो प्रिंटेड फॉर्म में डायग्राम देगा, उसको लेवल करना होगा, या फिर आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। तो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करिए। और इसको एक्सप्लेन करना भी आ सकता है कि ओवरऑल कैसे रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन में। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये हमारा नोज एरिया है, ठीक है, नाक है। और नाक में दो होल होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। तो यहाँ पे हमारा होगा नॉस्ट्रिल, जहाँ से एयर, यहाँ से क्या होगा, एयर इंटर करेगा। एयर वो एयर जिसमें ऑक्सीजन हो, CO2 सभी गैसेस होंगी, लेकिन बॉडी तो हमारा ऑक्सीजन ही यूज करेगा। तो सारा एयर यहाँ के थ्रू इंटर करेगा और कहाँ पे जाएगा, एक जो स्पेस होता है हमारे नाक के बाद बड़ा सा स्पेस, ठीक है, जो हमारी आंखों के पास तक पहुँचता है अंदर से, अगर देखें उसको तो उस स्पेस को नसल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, यानी एयर यहाँ से नसल कैविटी में पहुँचा। अब नसल कैविटी के बाद जो एयर है वो आगे बढ़ेगा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से। ये सारा जो ट्यूबुलर इंटरनल स्ट्रक्चर है ये स्मूथ मसल से बना हुआ है ना, हार्ड मसल से नहीं बना, स्मूथ मसल से, ताकि इजीली जब एयर जाए तो मसल्स मूव करें और एयर को और रास्ता दें आगे बढ़ने के लिए। ठीक, तो यहाँ से एयर इंटर करेगा। अब हम लोग जानते हैं कि नोज में हमारे हेयर होता है और साथ ही साथ म्यूकस होता है, स्टिकी मटेरियल होता है। तो वो किस लिए होता है, ताकि जब हम लोग एयर को ब्रीथ करें तो जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल या कोई बड़ा पार्टिकल है, तो वो हेयर्स में ही ट्रैप हो जाए, हमारे नाक में जो बाल होते हैं या म्यूकस है उसमें चिपक जाए, और केवल क्लीन एयर ही हमारे नसल कैविटी में से होकर हमारे लंग्स तक पहुँचे। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे नोज में हेयर एंड म्यूकस का। ठीक है, तो हमारा नसल कैविटी पहला पार्ट हो जाता है, या कह सकते हैं कि नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल यानी वो नाक में दो जो होल होते हैं जिससे एयर इंटर करता है। अब नॉस्ट्रिल के थ्रू ज़्यादा इजीली समझना हो तो हमारा एयर नॉस्ट्रिल में इंटर किया और नॉस्ट्रिल में फिर क्लीन एयर आगे बढ़ेगा। नॉस्ट्रिल में जो हेयर है और म्यूकस जो है वो क्या करेगा, एयर में मौजूद जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में नहीं जा सकते हैं, उसको पहले ये दोनों चीज़ें रोक देंगी, ट्रैप कर लेंगी। तो ये दोनों चीज़ें नॉस्ट्रिल के हेयर वाले, मतलब नॉस्ट्रिल एरिया में ये दोनों चीज़ें रहेंगी, हेयर भी म्यूकस भी, जो एयर में मौजूद डस्ट वगैरह को ट्रैप करेगा। ठीक है, सो हेयर एंड म्यूकस traps dust and absorb foreign particles। कौन सा पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल जो बॉडी का हिस्सा न हो और थोड़े से हार्मफुल हो हमारे बॉडी के लिए, तो ऐसे पार्टिकल को फॉरेन पार्टिकल बोला जाता है, बाहरी पार्टिकल जो जिनसे हमारे बॉडी का कोई हिसाब किताब ना हो। तो ऐसे पार्टिकल जब हवा के द्वारा आते हैं तो नॉस्ट्रिल में हेयर और म्यूकस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और केवल क्लीन एयर आगे बढ़ता है। तो ये पहला काम हो गया, है ना। अब इसके बाद समझते हैं
सेकंड क्या, कहाँ एयर गया, नॉस्ट्रिल नसल कैविटी तक पहुंचा, एक स्पेस होता है नोज से कनेक्टेड हुआ मस्कुलर, वो नसल कैविटी कहलाता है। नसल कैविटी एक स्पेस या जगह देता है ताकि एयर और आगे बढ़े। उसके आगे फिर थोड़ा सा रास्ता मुड़ा हुआ है, ठीक है, आगे रास्ता मुड़ा हुआ है और वहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो एयर इधर आएगा, देन वो जो एयर है किस रास्ते से मिल जाएगा, माउथ कैविटी से। हमारा जो माउथ है, टंग है और जो टॉन्सिल वगैरह है वहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा ये हमारा एयर कैविटी, है ना। तो जो नाक का रास्ता एयर का रास्ता है, जो खाने का रास्ता है, यहाँ पर आकर मिल जाते हैं, ठीक है। तो नसल कैविटी आकर माउथ कैविटी से मिल जाता है, ये आप देख पा रहे हैं, यानी एयर आगे बढ़ रहा है। उसके बाद जो छोटा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स भी एक तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो जब माउथ कैविटी और एयर कैविटी या नसल कैविटी मिल जाते हैं एक जगह पर एक पॉइंट पे, उसके आगे का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसको फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। फेरिंग्स ये भी सिंपल सा काम करता है, एयर को पास करने का काम करता है, यानी एयर के लिए रास्ता देता है कि ताकि एयर और आगे बढ़े, ठीक। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, यहाँ से फेरिंग्स के आगे जैसे बढ़ेंगे गर्दन के पास, गले के पास, वहाँ पे एक पार्ट आता है एपिग्लॉटिस, इसके बारे में आप कई बार पढ़ चुके होंगे। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस क्या काम करता है, ये मस्कुलर फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर या लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो एयर पास होते जा रहा है, नॉस्ट्रिल सेंटर किया, आते जा रहा है, फेरिंग्स के थ्रू भी नीचे आ रहा है और फेरिंग्स के जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ठीक है। अब ये एपिग्लॉटिस करता क्या है, एपिग्लॉटिस का काम है कि ये एयर कैविटी को या हवा के रास्ते को या विंड पाइप को जिसको बोलते हैं, जिसमें से हवा पास करती है लंग्स तक पहुंचती है या लंग्स से बाहर आती है नॉस्ट्रिल तक, उस रास्ते को बंद करता है हल्का, ठीक है, इसका काम है। तो एपिग्लॉटिस का काम है टू कवर विंड पाइप while eating एक्चुअली, ठीक है। जब हम लोग खाते पीते हैं, कुछ खा रहे हैं, ईटिंग या ड्रिंकिंग लिख सकते हैं यहाँ पर, जब भी हम लोग कुछ खाना पीना खाते हैं तो उस समय आप देख रहे होंगे कि ये हमारा ये जो है माउथ कैविटी जो है, जो खाने वाला रास्ता है वो इधर से आ रहा है और ये एयर कैविटी, यहाँ से हवा आ रही है। अब दोनों यहाँ मिक्स होंगे, फिर यहाँ से खाने का रास्ता अलग हो जाता है और विंड पाइप अलग, लेकिन दोनों ही एकदम पास्ट में है, एकदम जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो ये जो लिड जैसा, ढक्कन जैसा मस्कुलर सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ये क्या करता है कि ये विंड पाइप को, हवा की नली को बंद कर देता है और खाना सरक के या पीना कुछ भी पी रहे हैं तो इधर आ जाता है हमारे ईसोफेगस में, यानी फूड पाइप में। ये जो सिर्फ विंड पाइप से लगा हुआ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारा है ईसोफेगस, यानी खाने की नली, जिससे खाना और पानी जाता है। अब लेकिन जब हम लोग बातचीत करते हैं तो क्या होता है, ये जो एपिग्लॉटिस से हट जाता है ताकि एयर यहाँ से पास हो, और जिसकी वजह से हमारे लैरिंग्स जो है यहाँ पर, इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उस वाइब्रेशन की वजह से हम लोग बोल पाते हैं। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे क्लास 8 में, है ना। तो वही चीज़ है, तो इसलिए बोला जाता है कि खाते समय नहीं बोलना चाहिए। खाते समय बोलेंगे तो क्या होगा कि ये हमारे जो एपिग्लॉटिस से ज़्यादा खुल जाएगा, और ज़्यादा खुल जाएगा तो खाने के पार्टिकल फूड पाइप पे तो जाएंगे ही, साथ में इसमें भी आ जाएंगे, हमारे एयर के स्पेस में आ जाएंगे। और हवा का रास्ता तो केवल एयर के लिए बना है, वो तो सॉलिड पार्टिकल के लिए बना नहीं है। तो खाने का कुछ भी कण आएगा तो फिर हमको बहुत ज़्यादा समस्या होती है, हम लोग खांसने लगते हैं, कफ करने लगते हैं, छींकने लगते हैं और डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत असहज महसूस करते हैं। इसलिए बहुत ही आराम से और बिना बातचीत किए खाना पीना चाहिए, जिससे हमारा एपिग्लॉटिस सही से फंक्शन करे और हमारा खाना फूड पाइप में सही से पहुँचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है, टू कवर द विंड पाइप व्हाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग।
कुछ भी खा पी रहे हैं तो ये विंड पाइप को ढक्कन की तरह ढका रहता है, क्योंकि दोनों के लिए हवा और खाने पीने का रास्ता यहाँ पे इस पॉइंट पे एक होता है। तो इसलिए एक चीज़ हो रहा है तो दूसरा चीज़ बंद होना चाहिए, लेकिन ये जब पूरी तरह से कवर नहीं कर देता है। यहाँ बात जो हो रही है कि एपिग्लॉटिस विंड पाइप को बंद कर देता है। बंद करने का मतलब है कि थोड़ा सा बंद करता है, एक लिटिल बिट स्पेस होता है जिसमें से कोई पार्टिकल इंटर नहीं कर सकता, और उस स्पेस के थ्रू हल्का हल्का गैस का एक्सचेंज होता रहता है। जब हम लोग खाते रहते हैं तब भी हम लोग सांस लेते रहते हैं, तो किस वजह से होता है, वो एपिग्लॉटिस पार्शली कवर्ड होता है। पार्शली यानी हल्का सा स्पेस रहता है जिसकी वजह से गैस का एक्सचेंज कंटिन्यू रहता है। ठीक, तो ये हो गया। तो एपिग्लॉटिस तक हम लोग समझ गए क्या मैकेनिज्म है। एपिग्लॉटिस के आगे आते हैं, तो एपिग्लॉटिस के आगे हमारा है एक उभड़ा हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स या जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, ठीक, आवाज़ का डब्बा या आवाज़ का बक्सा, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो एपिग्लॉटिस के आगे हमारा लैरिंग्स है, जो नेक रीजन में गर्दन के एकदम मिडिल पोर्शन में पाया जाता है, उभड़ा हुआ रहता है। बॉयज़ में ज़्यादा उभड़ा हुआ रहता है, उसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है, हम लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में। और गर्ल्स में इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। और लैरिंग्स का काम क्या है कि जब इसमें से एयर पास होता है, एयर पास होने पर, एयर पासेस एंड क्रिएट्स, एयर पासेस एंड क्रिएट्स वाइब्रेशन। जब हवा इसमें से पास होती है तो इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उसकी वजह से साउंड बनता है, जो हम लोग बोलते हैं आवाज़ या ध्वनि बनती है। इसलिए इसको लैरिंग्स को हमारा वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये नहीं रहता तो साउंड क्रिएट नहीं होता हमारे बॉडी में, या हम बोल नहीं पाते, ठीक है। तो ये हमारे विंड पाइप का एक महत्वपूर्ण रास्ता भी है, यहाँ से हवा आगे आ रही है, साथ ही साथ ये वॉइस बॉक्स जैसा काम करता है, यहाँ से वॉइस क्रिएट होती है हमारे बॉडी में, ठीक है, क्योंकि ये वाइब्रेट करता है। जब आप बात कर रहे हैं तो आप अपने गर्दन पे, गले पे हाथ रखेंगे तो आप फील कर सकते हैं, यू कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ द लैरिंग्स। तो ये हो गया लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के बाद जो अगला पार्ट है, एयर जो है और आगे बढ़ रहा है ना। तो एयर ऐसे ही लैरिंग्स के पास पहुंचा और हवा के दबाव से हमारा जो है लैरिंग्स कांपने लगा और ध्वनि उत्पन्न हो गई, साउंड क्रिएट हो गया। उसके आगे हमारा एयर और आगे बढ़ेगा। अब ये जो एरिया है ये हमारा क्या है, ट्रैकिया। तो अगला हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है वो है ट्रैकिया, जिसको कि हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप, ठीक है। ट्रैकिया का काम क्या है कि लैरिंग्स के आगे एयर को जो नॉस्ट्रल से होते हुए आ रहा है उसको स्पेस दे ताकि एयर और नीचे तक पहुँचे, है ना। तो ट्रैकिया इट अलाउस a passage for air to pass। तो एक तरह का स्पेस देता है, जगह देता है ताकि हवा नीचे तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ट्रैकिया विंड पाइप का ये काम है, हवा के लिए रास्ता देता है। जैसे हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं, खाने के लिए रास्ता देता है, खाना नीचे आता है। सिमिलरली इसका फंक्शन है कि ये हवा के लिए रास्ता देता है ताकि हवा हमारे लंग्स तक पहुँचे, ठीक। अब ट्रैकिया पे आप देखेंगे एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज रिंग, कार्टिलेज रिंग। तो ट्रैकिया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल का बना हुआ, स्मूथ मसल का बना हुआ, और इसके अंदर म्यूकस भी निकलता रहता है ताकि इसको अंदर से सॉफ्ट रखे, ये ड्राई अप ना हो जाए, है ना। तो जितना भी पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, फ्रॉम नॉस्ट्रिल से लेकर यहाँ तक सारा जो होता है सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है, स्मूथ मसल से बना होता है, और साथ ही साथ उसमें म्यूकस हल्का हल्का निकलता रहता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो निकलता रहता है हर जगह पे, ताकि पूरे जो एयर के सिस्टम को वो
मॉइस्ट रखे, गीला रखे, ड्राई अप ना होने दें, क्योंकि ड्राई होगा तो बहुत ज़्यादा समस्या होगी सांस लेने में। तो ये हो गया कार्टिलेज रिंग। कार्टिलेज रिंग हमारे ट्रैकिया के ऊपर कई सारे लगभग 20 के आसपास 20 कार्टिलेज रिंग होते हैं। ये क्या करते हैं, एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इसको कार्टिलेज रिंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इन रिंग की हेल्प से क्या होता है, जो हमारी हवा की नली है या विंड पाइप है, ट्रैकिया जो है वो थोड़ा सा मूव करता है, और उस मूवमेंट की वजह से एयर जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे और ऊपर की तरफ आता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे फूड पाइप में, अगर हम लोग कंपेयर करें डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा था, जिसकी वजह से खाना जो है फूड पाइप से नीचे पहुंच रहा था। तो उससे थोड़ा थोड़ा कंपेयर करें तो यहाँ पे वही लगभग थोड़ी सी चीज़ हो रही है उस प्रकार की, कि ये जो कार्टिलेज है जो हमारे ट्रैकिया के ऊपर होता है और सी शेप का आता है, सी शेप्ड, है ना। जैसे कि स्क्रू टाइप का, आधा आधा स्क्रू, इस तरह के स्क्रू टाइप का होता है, जो लगभग 20 की संख्या में होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, ये लगभग कितने होते हैं, 20 रिंग्स पूरे कार्टिलेज हमारे ट्रैकिया में, जहाँ तक हमारा विंड पाइप है। और इसकी वजह से हमारा जो ट्रैकिया है मूव करता रहता है, साथ ही इसको स्ट्रेंथ मिलता है, मजबूती मिलती है, और ट्रैकिया के मूव होने से क्या होता है, एयर का मूवमेंट आसानी से हो पाता है। ठीक है, तो ये सी आकार का होता है और लगभग 20 कार्टिलेज रिंग होते हैं, और इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये विंड पाइप को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ टू विंड पाइप एंड helps in movement। तो ये विंड पाइप जो थोड़ा मूव करता है उसमें भी ये सहायता करता है हमारा कार्टिलेज रिंग। इसलिए ये रिंग हमारे ट्रैकिया के ऊपर मौजूद होते हैं, जिनकी संख्या 20 बताई गई है। ठीक, तो यहाँ तक हमारा एयर पहुँच गया। ठीक, क्लियर है। अब हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं। हमारा जो एयर है होते 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 कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। ठीक, यहाँ तक हमारा एयर पहुँच गया, जो भी ऑक्सीजन है या CO2 है। अभी तो फिलहाल इंटर कर रहे हैं तो मान लेते हैं ऑक्सीजन पहुँच रहा है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो ट्रैकिया होता है हमारा, जो विंड पाइप है, हवा की नली जो होती है, वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। 2 ब्रांचेस में, इसके 2 ब्रांचेस हो जाते हैं। जहाँ पे ट्रैकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, उस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है, उसको एक पार्टिकुलर टर्म दिया गया है, ब्रोंकी। ठीक है, तो एक नया टर्म आ गया, ब्रोंकी। व्हेन ट्रैकिया divides into 2 major branches. These branches are known as ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ट्रैकिया हमारा जो विंड पाइप है, हवा की नली, वो आगे चल के चेस्ट रीजन पे पहुँचते ही, है ना, हमारे छाती वाले एरिया पे पहुँचते ही 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उस 2 पार्ट्स में जो डिवाइड स्ट्रक्चर है उसको ब्रोंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। तो वही चीज़ बताई गई है। तो ये हो गया हमारा ब्रोंकी। अब उसके बाद जो ब्रोंकी है वो इंटर कर जाता है हमारे एक मस्कुलर थैले में, एक नहीं 2, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड में। तो ब्रोंकी हमारा 2 मस्कुलर सैक में
यानी थैले में इंटर कर जाता है, जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं। तो जैसे ही ये इंटर कर जाता है, इसके और ब्रांचेस हो जाते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस, मतलब जिसकी संख्या गिनना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी सारी संख्या में ब्रांचेस हो जाते हैं। तो जब ब्रोंकी कई सारे और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, तो उन छोटे छोटे महीन और पतले ट्यूबुलर ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। 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 ठीक है। तो ब्रोंकियोल्स क्या है? जब ब्रोंकी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो फर्दर ब्रांचेस हो जाते हैं उसके, और महीन ब्रांचेस यानी कम डायमीटर के ब्रांचेस हो जाते हैं, तो उनको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। when bronchi branches into several small diameter branches, ऐसा लिख सकते हैं, several small diameter tubular structure ठीक है। जब ब्रोंकी कई सारे मल्टीपल ब्रांचेस में और कन्वर्ट हो जाता है, यानी दो ब्रांचेस से और कई सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं, जैसे रूट्स में कई सारे रूट्स के और ब्रांचेस निकल जाते हैं, रूट हेयर जिसको बोलते हैं, उसी तरह से कंपेयर कर सकते हैं आप कि जब विंड पाइप एक था सिंगल, वो दो ब्रांचेस में हो गया, दो पाइप जैसा स्ट्रक्चर हो गया, फिर लंग्स में जैसे इंटर किया वो मल्टीपल ब्रांचेस में और कन्वर्ट हो जाता है, कई सारे ब्रांचेस बना लेता है। उन्हीं ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। और ये हमारा दो जो ब्रांच है उसको बोलते हैं ब्रोंकी। ठीक है। तो दो ब्रांचेस को ब्रोंकी बोलते हैं, और मल्टीपल जो ब्रांचेस हो गए हैं लंग्स में जैसे ही इंटर करता है ब्रोंकी, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है। और ब्रोंकियोल्स जो होते हैं काफ़ी थिन होते हैं, और ब्रोंकी थोड़े ज़्यादा थिक होते हैं, और उससे भी ज़्यादा थिक क्या होता है? हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया जो विंड पाइप सबसे ज़्यादा चौड़ा था, है ना? ट्रैकिया विंड पाइप ज़्यादा चौड़ा था, उसके बाद और पतला हो गया, दो ब्रांचेस हो गए, ब्रोंकी हो गया। उसके बाद लंग्स में और पतला हो गया, कई सारे ब्रांचेस हो गए, तो ब्रोंकियोल्स हो गया। तो अलग अलग टर्म दिए गए, और इन सब का काम एक ही है। हमारा ट्रैकिया हो या ब्रोंकी हो या ब्रोंकियोल्स, इन सब का काम एक ही है, एयर के लिए पैसेज देना, हवा के लिए रास्ता देना, ताकि हवा कहाँ तक पहुँचे या ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचे? हमारे लंग्स तक पहुँचे। ठीक। तो ये चीज़ थी यहाँ पर। उसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ब्रोंकियोल्स हो गया। अब उसके आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो जैसे ही ब्रोंकियोल्स कई सारे ब्रांचेस लंग्स में होते हैं, उन ब्रांचेस के टिप पे कई छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे, मल्टीपल, मिलियंस की संख्या में, लाखों की संख्या में होते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड ऑफ लंग हो या राइट साइड, दोनों ही फेफड़े में, फेफड़े या लंग्स जिसको बोलते हैं। तो राइट या लेफ्ट साइड कोई भी हो, उन दोनों में ही बहुत सारे मिलियंस की संख्या में छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो टिप पर होते हैं। किसके टिप पे? ब्रोंकियोल्स के। जो ब्रांचेस होते हैं उन्हीं के टिप के एरिया पे छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एल्वेलाई। एल्वेलाई। ठीक है। तो उनको एल्वेलाई बोलते हैं, या जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं एयर सैक। एयर सैक का मतलब होता है सैक, एयर सैक्स मतलब हवा के थैले। सैक मतलब थैला होता है, हवा, एयर मतलब हवा, तो हवा के छोटे छोटे थैले जैसे या बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इन्हीं का काम हमारा मेन होता है कि जैसे एयर इंटर किया ब्रोंकी से, ब्रोंकियोल से होते हुए एल्वेलाई के पास पहुंचा। अब एल्वेलाई का कनेक्शन जो होता है किसके साथ होता है? सीधे होता है ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से। तो एल्वेलाई के पास अगर हमारा ऑक्सीजन है, तो वो जैसे हम लोग इनहेल कर रहे हैं हवा, तो डायरेक्टली वो इसमें मिक्स हो जाएगा ब्लड में। ठीक है।
तो ब्लड में मिक्स हो गया और उस ब्लड के थ्रू फिर वो कहाँ पहुँचेगा, हमारे हार्ट के पास, और हार्ट उसको पंप करके वो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। ये सारा चीज़ हम लोग अगले जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस सर्कुलेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करता है या सर्कुलेट करता है। फिलहाल आपको ये समझना है कि एयर यहाँ तक इंटर किया और इंटर करने के बाद जो ब्रांचेस हैं ब्रोंकियोल्स के, उसके टिप पे जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है ढेर सारे, जिसमें टिप पे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ढेर सारे, वो गैस का एक्सचेंज करते हैं। इनको बोलते हैं हवा का थैला, यही गैस का एक्सचेंज करते हैं, है ना। तो एल्वेलाई हमारा गैस का एक्सचेंज करते हैं, और वो कैसे करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा एल्वेलाई जो होता है गैस का एक्सचेंज करता है। डिफ्यूजन में हम लोग जानते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज़ों का मूवमेंट होता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारा ऑक्सीजन यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और हमारे ब्लड में कम हो जाता है, क्योंकि लगातार रेस्पिरेशन की वजह से CO2 बनता है। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वेलाई के पास बाहर की तरफ ज़्यादा है, जो हम लोग एयर ले रहे हैं, और अंदर हमारे ब्लड में कम है। तो हमारा ऑक्सीजन कहाँ एंटर कर जाता है, ब्लड में, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ब्लड में ऑक्सीजन कम है और बाहर ज़्यादा है, तो एल्वेलाई के सरफेस के थ्रू वो जो हमारा ऑक्सीजन है ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एल्वेलाई जो बलून लाइक बहुत ही महीन स्ट्रक्चर से बने होते हैं, है ना, और स्मूथ मसल से बने होते हैं, स्पंज जैसे होते हैं, छोटे छोटे बलून टाइप, तो ईजिली गैसेस का एक्सचेंज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिमिलरली जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा जिसमें ढेर सारा मतलब ऑक्सीजन बहुत कम होगा और CO2 ज़्यादा होगा, तो ब्लड हमारा जो हार्ट है वो सारा ब्लड कहाँ भेज देगा, वापस एल्वेलाई के पास। अब वहाँ पे क्या होगा कि CO2 का मात्रा क्या होगा, एनवायरनमेंट में कम होगा और हमारे बॉडी में ज़्यादा, तो फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से कहाँ जाएगा, एयर में, नॉस्ट्रल्स के थ्रू, है ना, हमारे नाक के जो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उसके थ्रू बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे लंग्स में CO2 का मात्रा ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिपीटेड रेस्पिरेशन प्रोसेस, और एयर में मात्रा कम होती है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, और डिफ्यूजन की वजह से ये गैसेस जो होती हैं मूव कर जाती हैं लंग्स से हमारे मतलब एटमॉस्फेयर में, जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो इनहेल एक्सहेल आप जानते होंगे, तो वही सारा प्रोसेस के थ्रू ये होता है। और ये दोनों ही चीज़ें इनहेल या एक्सहेल प्रोसेस जो होती हैं, या गैस का जो एक्सचेंज होता है, वो कहाँ पर होता है, एल्वेलाई के सरफेस पे होता है, जिनको एयर सैक्स या हवा के थैले बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेन गैस का एक्सचेंज यही करते हैं, जो हमारे लंग्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एल्वेलाई, ठीक है। तो ये हो गया एल्वेलाई। एल्वेलाई एक प्लूरल वर्ड है, इसको एल्वेलस भी बोलते हैं, एल्वेलस। तो उससे कोई आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एल्वेलाई लिखें या एल्वेलस। ये सिंगुलर वर्ड है, ये प्लूरल है, और ये सिंगुलर वर्ड है, तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। तो हम लोगों ने समझ लिया एल्वेलाई का फंक्शन। अब हमारा थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि ये लंग्स क्या है ना। लंग्स का बेसिक हम लोग पार्ट्स तो समझ गए, और लंग्स में कैसे हवा आ रही है, या कैसे जो एयर है CO2 वाला, जिसमें ढेर सारा CO2 वो वापस निकल रहा है, ये हम लोग बेसिक चीज़ें समझ गए। अब ये जो लंग्स है जो राइट और लेफ्ट साइड में होता है हमारे चेस्ट कैविटी में, हमारे चेस्ट के एरिया में, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लंग्स जो होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। मसल से बना हुआ, स्मूथ मसल से बना हुआ मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है,
और लंग्स को प्रोटेक्शन कौन देता है? ये जो हम लोग केज जैसा पिंजरे जैसा एक स्ट्रक्चर बनाए हैं ऐसे ऐसे, ये क्या रहा हमारा? रिब्स है, रिब केज। रिब ये जो बोन जैसा बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग रिब्स बोलते हैं या रिब केज भी बोलते हैं। रिब केज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे दोनों लंग्स रहते हैं और प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्योंकि लंग्स जो होते हैं बहुत ही, लंग्स का जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है स्मूथ मसल से बना होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है। हमारे जो लंग्स हैं या एल्वेलाई हैं ये बहुत ही स्मूथ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, ठीक है। तो इनको हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इसमें नेचर ने हमारे लंग्स को एक प्रोटेक्शन देने के लिए क्या दिया है कि रिब जैसा या रिब्स जैसा एक बोन का स्ट्रक्चर दे दिया है, जिसके अंदर हमारा लंग्स प्रोटेक्टेड रहता है और कई सारे तरह के शॉक से या झटके से बच जाता है। तो रिब्स या रिब केज जो छाती की हमारी हड्डी है या चेस्ट बोन है, वो क्या करता है? ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम वेरियस डैमेज और शॉक, ठीक है ना। तो हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़े को अलग अलग तरह के झटके से, शॉक से बचाने के लिए, अलग अलग चोट से बचाने के लिए ये रिब केज होता है। और इसी रिब केज के अंदर दोनों लंग्स होते हैं और ये अपना फंक्शन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि रिब केज कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है। तो रिब केज एक प्रोटेक्शन का काम करता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड का या एक पिंजरे जैसा काम करता है, जिसके अंदर हमारा लंग्स सेफ रहता है। और लंग्स हमारा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, हमारे चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, यानी हमारे छाती वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग समझ गए। उसके बाद कुछ लास्ट पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं ब्रीथिंग के बारे में भी। ब्रीथ